मैं आकाश कुमार सत्य। हैप्पी दीपावली आपको और आपके परिवार को। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 की बायोलॉजी का विषय सूची बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में समझते हैं। जैव प्रक्रम पोषण है, दूसरा चैप्टर श्वसन है, तीसरा है परिवहन, चौथा उत्सर्जन, पांचवा नियंत्रण और समन्वय, 6 जनन है, 7वां है अनुवांशिक तथा जैव विकास, 8वां हमारा पर्यावरण, 9वां है प्रायोगिक। 9वां चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको सीख सकते हैं, सीखा जाता है। तो अब ये जो 8 चैप्टर है जिसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, शोषण क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है, नियंत्रण और समन्वय क्या है। अगर इसके बारे में कुछ आपके पास अभी नॉलेज आ जाता है तो जब डिटेल से हम पढ़ाएंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो समझते हैं जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम होता क्या चीज है? तो शरीर को मेंटेनेंस रखना जैव प्रक्रम कहलाता है। और मेंटेनेंस रखने का कुछ प्रत्येक प्रोसेस है, उसको समझते हैं कौन कौन है। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये मुख्य रूप से 4 है जो जैव प्रक्रम में आता है, जिसको यहाँ पे उल्लेख किए। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन मिलकर जैव प्रक्रम का निर्माण करती है। तो पोषण क्या होता है? पोषण पोषक तत्व का उपयोग, पोषक तत्व का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जब मेरी बॉडी पोषक तत्व का उपयोग कर लेता है तो मेरे बॉडी में एनर्जी आ जाता है और हमको लगता है ऐसा कि मेरे पास शक्ति आ गया है। तो ऐसा भोजन करने से होता है। श्वसन, श्वसन क्या है? वायु लेना और छोड़ना। जब हम वायु अंदर लेते हैं और अंदर से बाहर छोड़ते हैं तो वही श्वसन होता है। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी बॉडी के अंदर जो पदार्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं भोजन, हम जब भोजन कर रहे हैं तो मुख से ग्रहण करते हैं और चला जाता है पेट में चला जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम समझते हैं। ब्लड का बात कर लेते हैं, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन कर रहा है मेरे बॉडी के अंदर, ये परिवहन के माध्यम से होता है। उत्सर्जन, जो बेकार पदार्थों का बाहर निकलना, बेकार पदार्थ जो मेरी बॉडी के अंदर बन रहा है, हम लोग का बॉडी के अंदर बन रहा है, उस पदार्थ को निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय विभिन्न अंगों को तालमेल रखना और कंट्रोल करना, यानी मेरी बॉडी के अंदर जो अलग अलग अंग तंत्र है उसको तालमेल बैठा के रखना, ये होता है नियंत्रण और समन्वय। जन्म होता है नई संतान या संतति का उत्पत्ति होना, नई संतान का उत्पत्ति होना जन्म होता है। अनुवांशिक तथा जैव विकास, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखना, ये क्या? जैसे अगर पिता को एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस का, तो अगर उसको बेटा को भी हो रहा, इसका मतलब पिता वाला लक्षण बेटा के पास चला गया है। और जैव विकास, जैव विकास के बारे में समझेंगे कि जैव का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में। हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण हमारे चारों ओर की वातावरण, हमारे चारों ओर के वातावरण जो हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही हमारा पर्यावरण है। तो ये क्लास 10 की बायोलॉजी का विषय सूची का पूरा जो संक्षिप्त परिचय था वो दे चुके हैं। अब हम बारी से सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोषण पढ़ेंगे। पोषण को अभी देखते हैं डिटेल से, इसको लिखिए। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों का निरीक्षण अर्थात मेंटेनेंस होता है, तो उस सभी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जितना भी बॉडी के अंदर प्रक्रम हो रहा है जिसके द्वारा शरीर मेरा मेंटेनेंस में है, तो उस सभी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जैव प्रक्रम का उदाहरण है। नोट, बिना जैव प्रक्रम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए शरीर में जैव प्रक्रम होना बहुत जरूरी है। जैसे
भोजन जो हम करते हैं, जैव प्रक्रम में पोषक तत्व को हम जब भोजन के रूप में मुख से ग्रहण करते हैं और यह भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय के द्वारा रेक्टम में जाता है और रेक्टम से बाहर निकल जाता है। अगर ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, मुख में लिए मुख में रह जाता, तो क्या होता, मेरा बॉडी अस्वस्थ हो जाता, मेरा बॉडी खराब हो जाता। यानी जैव प्रक्रम का जो प्रोसेस होता है वो, इसका मतलब गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहा। जैसे हम कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, O2 गैस अंदर ले रहे हैं श्वसन के रूप में और CO2 गैस बाहर कर रहे हैं, ये भी जैव प्रक्रम के माध्यम से ही होता है। बेकार पदार्थ जो बन रहा है, मेरे टॉक्सिन जो मेरे शरीर के अंदर टॉक्सिन बन रहा है, वो बेकार पदार्थ शरीर में जो बन रहा उसे बाहर निकलना, ये सब जैव प्रक्रम के माध्यम से होता है। तो इसलिए जैव प्रक्रम होना बहुत जरूरी है। इसको लिखिए, जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आता है। तो हम सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या है? जब कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग जिस विधि के द्वारा करता है, तो उस विधि को पोषण कहा जाता है। पोषण की सहायता से शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पोषण क्या है आपको पता लग गया है। कोई भी तत्व जिसको ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, तो समझ जाइए ये पोषण हो रहा है, पोषण के द्वारा हो रहा। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और दूसरा होता परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो भोजन स्वयं बनाता है और वह किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं कर रहता है, तो उस जीव को स्वपोषी कहा जाता है। और जिस विधि के द्वारा पोषण करता है, तो उस विधि को स्वपोषण कहा जाता है। तो समझ में आ गया, कोई भी जीव भोजन को स्वयं बनाकर ग्रहण कर रहा, तो कहलाएगा स्वपोषी। कोई भी जीव है तो वो स्वपोषी कहलाएगा। और जिस प्रक्रिया, जिस विधि की सहायता से पोषण करता है, उस विधि को, उस प्रोसेस को स्वपोषण कहा जाता है। जैसे स्वपोषण में सभी हरे पौधे आते हैं, जितना हरे पौधे पृथ्वी पे सब स्वपोषण करता है, और ये हरे पौधे क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक पौधा है जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहा है, वो पौधा स्वपोषी कहलाएगा, क्योंकि पौधा स्वयं भोजन बना लिया है और ये किसी पे निर्भर नहीं है। अब स्वपोषी पौधा हो गया। स्वपोषी जो पौधा है, जिस विधि से ये भोजन को ग्रहण करेगा, तो उस विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। इस बार स्वपोषण हो गया, इस बार परपोषण देखते हैं, इसको लिखिए। अब हम परपोषण पढ़ेंगे। परपोषण बताने से पहले पोषक तत्व को जान लेते हैं। पोषक तत्व होता क्या चीज है? आपको बताए थे जैव प्रक्रम या पोषण में बताए थे, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व का उपयोग करना ही पोषण कहलाता था। पोषक तत्व क्या होता है उसको समझते हैं। वैसा पदार्थ जिनको ग्रहण करने पर शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो वैसे पदार्थ को पोषण कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण इत्यादि, ये सभी पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम पोषण का दूसरा टाइप देखते हैं, परपोषण। परपोषण किसे कहा जाता है? वैसा जीव जो भोजन स्वयं ना बनाकर वह किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, तो उस जीव को परपोषी कहा जाता है। तथा जिस विधि के द्वारा पोषण होता है, उस विधि को परपोषण कहा जाता है। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं परपोषण। ये परपोषी हो गया। परपोषी वो जीव होता है जो दूसरे पे निर्भर रहता है, वो खुद अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता नहीं है, दूसरे से प्राप्त करता है, तो वो सभी जीव परपोषी के अंतर्गत आएगा। और जिस विधि के द्वारा वो भोजन ग्रहण करेगा, उस विधि को परपोषण कहा जाता है। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ये तीन प्रकार का है, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब बारी बारी से इसका डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं।
मृत जीवी पोषण किसे कहा जाता है? वैसा जीव जो भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधों पर आश्रित रहता है, तो उस जीव को मृत जीवी कहा जाता है। तथा जिस पोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उस पोषण को मृत पोषण कहा जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं। मृत जीवी पोषण क्या होता है? तो वह जंतु, वह जीव जो मरे हुए पौधा, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो सभी जीव मृत जीवी कहलाएगा। वो सभी जीव मृत जीवी कहलाएगा। यहाँ पे दिया गया है मृत जीवी, वह सभी जीव मृत जीवी कहलाएगा। और जिस प्रक्रिया, जिस विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उस विधि को बोलते हैं मृत पोषण। तो इसको लिखिए, आगे बताया जाएगा। जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ इत्यादि मृत जीवी का उदाहरण है। नोट: मृत जीवी अपना भोजन तरल अवस्था में ही अवशोषण के माध्यम ग्रहण करता है। मृत जीवी है जो अवशोषण करता है भोजन को, और उस माध्यम से ही भोजन को ग्रहण करता है। और भोजन कौन रूप में रहता है? तरल के रूप में रहता है। मृत जीवी को अपघटक यानी डिकम्पोजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीव मृत जंतुओं को अपघटित, डिकम्पोज अर्थात सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देता है। तो मृत जीवी बहुत काम के जीव है। मृत जीवी के द्वारा जो डिकम्पोज पदार्थ होता है, उसमें जो पोषक तत्व रहता है, पौधा उस पोषक तत्व को ग्रहण करता है। तो पौधा के पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए ये मृत जीवी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृत जीवी जब तक पदार्थ को डिकम्पोज नहीं करेगा, तब तक उसमें पोषक तत्व नहीं बनेगा। दूसरा टाइप है परजीवी पोषण। दूसरा टाइप परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण किसे कहा जाता है? वैसा जीव जो दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे जीव को परजीवी कहा जाता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को परपोषण कहा जाता है। फिर से इसको समझते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है? वैसा जीव जो दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे तो उस जीव को परजीवी कहा जाता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को परपोषण कहा जाता है। जैसे कवक, जीवाणु, मलबेल, मलेरिया जीवी इत्यादि परजीवी का उदाहरण है। तीसरा टाइप है प्राणी संपोषण। ये लास्ट टाइप है। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, अर्थात जैसे जंतु ग्रहण करता है वैसे करता है, तो उस जीव को प्राणी संभोज कहा जाता है। तथा जिस विधि के द्वारा ग्रहण करता है, उस विधि को प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे आदमी, जानवर, अमीबा, मेढक इत्यादि प्राणी संभोजी का उदाहरण है। इसको लिखिए। अब हम पोषण पौधों में देखेंगे। पौधों में पोषण के आधार पर पौधा दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी किसे कहा जाता है? वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस पौधे को परपोषी कहा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले सभी पौधे आदि। सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, सभी पौधे क्या होंगे? परपोषी होंगे। परपोषण वैसा पौधा जो दूसरे पर निर्भर रहता है, तो उस पौधा को परपोषी कहा जाता है। परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं, मृत जीवी, परजीवी। परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं, होता है मृत जीवी, दूसरा होता है परजीवी। मृत जीवी किसे कहा जाता है? वैसा पौधा जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, तो वैसे पौधे को मृत जीवी कहा जाता है।
जैसे गोबर छत्ता। परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं? वैसा पौधा जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, तो उस पौधा को परजीवी कहा जाता है। जैसे अमरवेल, ये यानी एक पौधे में जो पोषण होता है उसका पोषण का टाइप है। इस प्रकार से ये खत्म होता है पोषण, इसको लिखिए। पोषण की सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद हम प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाती है, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, यह रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण होने के लिए 4 घटकों और पदार्थों की जरूरत होती है। क्लोरोफिल, वो 4 पदार्थ कौन कौन है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। पेड़ पौधा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन तथा जल प्रदान करती है, जिसका समीकरण इस प्रकार है। 6CO2 प्लस 12H2O, ये आपस में क्रिया करके बना देती है ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये पौधा रिएक्शन करती है, अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करती है और जड़ से, पौधे की जड़ यानी जमीन से ग्रहण करती है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके बना देती है भोजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल बनाती है। ये प्रकाश संश्लेषण का डायग्राम है। प्रकाश संश्लेषण का क्या है? डायग्राम है। मतलब प्रकाश संश्लेषण कैसे करती है इसको समझते हैं। ये पेड़ पौधा की पत्तियां हैं, ये सूर्य है और ये पूरा वायुमंडल है, इधर जमीन है जिसमें पौधा लगा हुआ है, और ये जड़ है। पेड़ पौधा दिन का समय है, क्या है? दिन का समय है। दिन के समय में ही सूरज उगता है, तो सूर्य से प्रकाश निकलती है, पेड़ पौधा की पत्तियों पे जाती है, और पेड़ पौधा की पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल रहता है, इस तरह से ये भोजन बनाना शुरू कर देती है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है पेड़ पौधा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद ये जल ग्रहण करती है मिट्टी से, जड़ की सहायता से मिट्टी से जल ग्रहण करती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल ग्रहण करने के बाद ये आपस में क्रिया करती है, तो भोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन और जल देता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया था। प्रकाश संश्लेषण को डिटेल देखने के लिए आगे एक टॉपिक प्रकाश संश्लेषण पर ही निकालेंगे। तो अभी बस इतना समझना है कि प्रकाश संश्लेषण ऐसे होता है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत क्या होता है देखते हैं। पत्तियों के बाहरी त्वचा को एपिडर्मिस कहा जाता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो पत्ती है उसके बाहरी त्वचा जो होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, जिसमें रंध्र यानी छिद्र जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, जिसमें CO2 ग्रहण करती है, जिससे क्या करती है? CO2 ग्रहण और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है, और इसी स्टोमाटा से O2 पत्तियों से निकलती है, यानी जो छिद्र होता है पौधा में, स्टोमाटा में, उसे CO2 ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं उसी छिद्र से। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। इस पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण पेड़ पौधा की पत्तियां हरी होती है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखें, इसको लिखिए। अभी एक नोट देखते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा 0.03% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, तथा ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। पौधों में वृद्धि जल के कारण होता है। अगर समय समय पर पौधा में जल नहीं दिया जाए तो पौधा सूख जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। एक है, प्रथम है प्रकाश क्रिया, दूसरा है अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाश क्रिया किसे कहते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश अपक्रिया कहा जाता है। यह प्रकाशित अपक्रिया किसे कहते हैं? इसको देखते हैं। जब
प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे अप्रकाशित अपक्रिया कहा जाता है। नोट: प्रकाश अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण होता है, जबकि अप्रकाशिक अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण होता है, जो प्रथम चरण के बाद होता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण भी खत्म होता है। तो आज हम देखें पोषण, जीवों में पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, इस तरह से पोषण और प्रकाश संश्लेषण देखें। इसके बाद आगे आपको बताया जाएगा। देखिए